अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग्स के साथ आप लोगों के सामने हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफेक्टेड नेज़ल सेप्टम या डीएनएस, या हम आम फहम अल्फाज में कह सकते हैं नाक की हड्डी का मुड़ जाना। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो मैं बातें आप लोगों से कर रही हूं वो आपकी वसातत से दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें और मेरी बताई हुई मालूमात और दवाओं से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। तो आइए अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। डीएनएस का असल में मतलब ये है कि नाक की हड्डी, जैसा कि हम सब जानते हैं, नाक को एक कार्टिलेज या सॉफ्ट टिश्यूज़ दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कई मरतबा ये दीवार किसी भी वजह से टेढ़ी हो जाती है जो कि डीएनएस का सबब बनती है, और सिर्फ इस दीवार के टेढ़े हो जाने की वजह से नाक की जो ज़ाहिरी शेप है वो भी टेढ़ी नज़र आती है, जिसको उर्फ़ आम में हम नाक की हड्डी का मुड़ जाना कहते हैं, या फिर हम डिफेक्टेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं। अब अगर हम इसकी वजूहात पे आएँ कि ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी वजह जो डीएनएस का बायस बनती है वो है नाक की चोट। यानी किसी भी हवाले से नाक पर अगर चोट लग जाए तो वो नाक की हड्डी के टेढ़ेपन का सबब। अब हम बात करते हैं डीएनएस के साइन एंड सिम्टम्स की, यानी वो अलामात जिससे हम पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमारे मरीज़ को डीएनएस हो चुका है या वो डीएनएस की तरफ माइल हो रहा है, या उसकी जो बीमारी है वो डीएनएस में हम काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर जो मरीज़ को देखेंगे तो उसको सांस लेने में नहायत दुश्वारी का सामना होगा। वो बहुत खींच के और मुश्किल से सांस ले रहा होगा। वो कोशिश करेगा कि नाक की जगह वो मुंह से सांस ले ले। नाक बंद हो जाती है, दोनों जो उसके नेज़ल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और मुंह से सांस लेने पर मरीज़ आमादा रहता है, क्योंकि वो इजीली ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल कर सकता है। तो नाक की इस रुकावट की वजह से जो नाक के दोनों नेज़ल्स बंद हो जाते हैं, एक और अहम अलामत हमारे सामने आती है, क्योंकि नाक की जो कुदरती रतूबात होती हैं वो भी स्टॉप हो जाती हैं, ख़ारिज नहीं हो सकती मुकम्मल तरीके से, और वो अंदर ही अंदर जो है वो साइनोसिस में जमा होती रहती हैं, और वो रतूबात चूँकि ख़ारिज नहीं हो सकती हैं, इसलिए नाक के इन्फेक्शन और साइनोसिस के इन्फेक्शन का बाइस बनती हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में साइनोसाइटिस कहते हैं। इस मौजू पर एक मैं व्लॉग बना चुकी हूँ तफसीलन। अगर आप पुराने व्लॉग्स मेरे देखेंगे तो उसमें साइनोसाइटिस की बहुत तफसीलन वजूहात, इलामात और इलाज में बयान कर चुकी हूँ। लिहाजा मैं आगे बढ़ती हूँ, और अगर आप साइनोसाइटिस की इलामात और इलाज जानना चाहें तो मेरी ब्लॉग। दूसरी बड़ी रीज़न जो कि हो सकती है वो है नाक की सर्जरी के बाइस, यानी किसी भी वजह से अगर नाक की सर्जरी हुई है तो हम डीएनएस में मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह तीसरी जो रीज़न डीएनएस की हो सकती है वो है नाक के पर्दे के कैंसर की वजह से। अगर नाक के पर्दे में कैंसर हो जाए तो ये भी एक रीज़न होती है नाक की हड्डी के टेढ़ेपन की, और इसकी वजह से डीएनएस प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह अगर नाक के पर्दे में या नाक की झिल्ली में किसी भी वजह से सुराख हो जाए, चाहे वो सुराख टीबी की वजह से हो, आतिशिक की वजह से हो, कैंसर की वजह से हो, कोई भी रीज़न रही हो, तो ये भी एक बड़ी रीज़न होगी डीएनएस की। हम जैसे कि वजूहात पे बात कर चुके हैं, तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या इलामात हैं या ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं
जिनको देखते हुए हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट डीएनएस में या नाक की हड्डी के टेढ़ेपन में मुब्तला हो चुका है। तो सबसे बड़ी और वाज़ेह जो एक इलामात हमें मरीज़ में नज़र आती है वो ये कि नाक से सांस लेने में मरीज़ को बेतहाशा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है। वो बहुत खींच के नाक से सांस लेगा और सेकेंडली वो प्रेफर करेगा कि वो नाक के बजाय मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो इजीली सांस ले पाएगा। तो सबसे पहले जो एक हमें सामने आती है रीज़न वो यही है कि मरीज़ का सांस लेने में दुश्वारी और सांस लेने के लिए वो नाक के बजाय माउथ को प्रेफर करेगा। सेकंड ये होगा नाक की रुकावट की वजह, डीएनएस की वजह से जो नाक में रुकावट पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से जो नाक की रतूबतें हैं वो सही तरह से खारिज नहीं हो पाती हैं और वो रतूबतें खारिज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ बेचैनी का भी शिकार रहता है और वो जो तमाम रतूबतें हैं वो इर्द गिर्द की जो साइनसेस हैं उनमें जमा होती रहती हैं और उस रतूबतों के सही तरह से खारिज ना होने की वजह से और साइनसेस में जमा होने की वजह से मरीज़ इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से वो मुख्तलिफ इलामात ज़ाहिर करता है, जिसकी जो रूट होती है वो डीएनएस ही कहलाई जाएगी, क्योंकि डीएनएस प्रॉब्लम की वजह से उसकी नाक में रतूबतों को सही तरह से खारिज करने में नाकाम रही और इसकी वजह से मरीज़ साइनोसाइटिस का शिकार हुआ। इस पर मेरी एक ब्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप तफसीलन साइनोसाइटिस में मेरी ब्लॉग देखना चाह रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे जाके आप वो देख सकते हैं। अहम अलामात जो हम मरीज़ में देखते हैं वो ये कि डीएनएस के मरीज़ को नाक में और माथे में प्रेशर महसूस होता है और माथे में वो शदीद दर्द का शिकायत करता है कि उसके माथे में शदीद दर्द की कैफियत है। ऐसे मरीज़ को अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती है, लेकिन रीज़न इसका जो होता है वो डीएनएस ही कहलाया जाएगा। अगर नाक के इस पर्दे में सुराख हो जाए तो मरीज़ के नाक से सीटी की आवाज़ें आती हैं, यानी जैसे ही वो मुश्किल से सांस खींच के लेता है तो जो सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ये भी एक साइन कहलाएगा डीएनएस प्रॉब्लम का। और अगर हम एक्सटर्नल इसका मुआयना करते हैं मरीज़ का टॉर्च की मदद से तो हमें नाक के जो हड्डी है वो अमूमन बढ़ी हुई नज़र आती है और तंग स्पेस नज़र आती है, तो ये भी हमें कंफर्म हो जाता है कि ये मरीज़ डीएनएस का शिकार। अब आ जाते हैं हम डीएनएस के इलाज की तरफ। तो दोस्तों, जहाँ तक होम्योपैथिक में डीएनएस के इलाज का ताल्लुक़ है तो नाक के मुख्तलिफ अमराज के लिए हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएँ मौजूद हैं और मैं अपने पिछले व्लॉग्स में नेज़ल पॉलिप्स और साइनाइटिस में भी इनका जिक्र कर चुकी हूँ, जिसका 100% रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें डीएनएस की तो बाज़ औक़ात हमें सिवाय सर्जरी के और कोई इसका इलाज नज़र नहीं आता है। हाँ, हम क्योर ज़रूर कर सकते हैं, हम उसको तकलीफ़ में कुछ मदद कर सकते हैं कम करने की, लेकिन जहाँ तक अगर सवाल पैदा हो कि कम्प्लीटली हम डीएनएस का इलाज कर सकते हैं होम्योपैथी में, तो ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ सर्जरी की ज़रूरत होती है वहाँ हमें सर्जरी को ही अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ये कि हम अगर पॉलिप्स अगर डीएनएस के साथ साथ हमें पॉलिप्स नज़र आ रहे हैं तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्यूब क्रीम, लेमना माइनर बहुत अच्छी दवाएं हैं जो कि इसकी ये शिकायत रफ़ा करने में मददगार साबित हो सकती हैं। हमारे पास थूजा बहुत अच्छी एक रेमेडी है जो कि नाक के पॉलिप्स के लिए और मज़ीद उसकी जो तकालीफ हैं उनको दूर करने में एज़ पर सिम्टम्स हम देते हैं और बहुत अच्छी हमें उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से नेट्रम कार्ब है, कलकेरिया कार्ब है, एसाफोटिडा है और आर्ममेड भी हैं। ये सब दवाएं हमें नाक के मुख्तलिफ मसाइल दूर करने में बहुत अच्छी रिज़ल्ट देती हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर हमें नज़र आ रहा है कि इस मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है तो हमें बिला वजह
ये इंसिस्ट नहीं करना है अपने मरीज़ को कि नहीं आप इन्हीं रेमेडीज़ पे चलें और इसी से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन बाकी मसाइल्स और जो नाक का बंद हो जाना, नज़ला, ज़ुकाम, कॉरिया, इन सब पे बहुत अच्छी व्लॉग्स मैंने बना चुकी हूँ और इसी के सीक्वेंस में अब मैं ये डीएनएस पे आपसे बात कर रही हूँ कि अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमें अब हम देख रहे हैं मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है, तो हमें सर्जरी की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसमें जो बताई गई अलामात थी और जो मैंने डीएनएस से मुतालिक आपको मालूमात फराहम की, आपके मददगार साबित हुई होंगी। कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि मेरी बताई हुई मालूमात आप तक कंटिन्यूटी के साथ पहुंच सकें। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।